And that is what we are going to look. So general properties of ionic compounds. General properties of ionic compounds. Basically compounds in which we have ionic bonds. ठीक है, are known as ionic compounds. Okay. Physical state of such compounds is solid with 3D crystalline lattice arrangement. ठीक है. Obviously we are talking at room temperature. Also melting and boiling points are quite high due to irregular packing. ठीक है. Third one. सी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होने के पीछे रीजन ये होता है, प्राइमरी रीजन, जैसे ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, वो पूरा अरे बना हुआ है. ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव का. ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है. नीचे वाले रो में पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, कोई दूसरे कलर का नेगेटिव ले लेते हैं तो
इस तरह से ये रेगुलरली पैक हुआ है. Each of this atom is surrounded by, और ये वाला भी ऐसे वाले एटम से सराउंडेड है. सेकेंड नियरेस्ट ग्रीन वाले हैं, फिर थर्ड नियरेस्ट फिर से इसके ये वाले एटम्स आ गए, एंड सो ऑन सो फोर्थ पैकिंग हुई है. तो बेसिकली चीज ये है कि जब तक ये सारे एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है, जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, वो ब्रेक नहीं होएगा, तब तक ये लैटिस या रेगुलर अरेंजमेंट ब्रेक नहीं होता है. ठीक है. एंड सबको ब्रेक करने के लिए ऑब्वियसली एक साथ अगर ब्रेक करना है, और ये एक साथ ही ब्रेक हो सकता है, अलग अलग जगह पे ब्रेक नहीं हो सकता है. तो आयनिक सॉलिड का एक तो ये होता है कि दे हैव क्वाइट हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये होता है कि देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर शार्प. शार्प मतलब अगर 500 डिग्री सेल्सियस पर इसको मेल्ट करना है तो ये 490 डिग्री सेल्सियस तक सॉलिड ही रहेगा. ठीक है. इट इज ओनली एट 500 डिग्री सेल्सियस दैट एंटायर थिंग विल मेल्ट डाउन. बात समझ में आ रहे हैं? जैसे हमारा जनरल एक्सपीरियंस घी या डालडे वगैरह के साथ ये होता है, उसको डालते हैं, एंड वंस वी स्टार्ट हीटिंग, या बटर के साथ वंस वी स्टार्ट हीटिंग, वो धीरे धीरे पिघलते जाता है. टेम्परेचर जैसे जैसे राइज होता है वैसे वैसे वो पिघलते जाता है, लिक्विफाई होते जाता है. सॉलिड के साथ में डिफरेंट होता है. ठीक है. सॉलिड्स एक्चुअली आयनिक सॉलिड्स के साथ डिफरेंट होता है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये वैसे वैसे नहीं मेल्ट होते हैं, ये मेल्ट होंगे एक साथ. दिस एंटायर थिंग विल ब्रेक डाउन साइमल्टेनियसली, and it can break down if and only if we have acquired sufficient temperature to overcome the force of attraction between cation and surrounding anions. ठीक है. ये कटायन और सराउंडिंग अनायंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के बराबर अगर हमने इसको कटायन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, और काइनेटिक एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज करके. सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर हमने प्रोवाइड किया है, तभी ये पूरा बॉन्ड एक साथ ब्रेक करेगा, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही एक साथ ब्रेक करता है. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. Okay. So melting and boiling point are quite high due to regular packing. Also, they have sharp melting point as breaking of regular lattice element of ions is a concerted event. सी केमिस्ट्री में कंसर्टेड इवेंट का मतलब हमेशा से ये होता है
event which is happening together, or an event taking place in a collaborative manner. Is it okay? और हाई क्यों होता है? क्योंकि आयनिक इंटरेक्शन जो होते हैं वो फेयरली स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। फेयरली स्ट्रांग होने की वजह से इनके बीच का स्ट्रेंथ जो होता है, सॉरी, इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो होता है हाई होता है। उसको ब्रेक करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, इसलिए टेम्परेचर्स हाई होते हैं जनरली, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ionic solids are bad conductor of electricity and heat in solid state due to due to absence of absence of mobile charge slash heat carriers, ठीक है। whereas whereas they are good conductor of heat and electricity, good conductor of heat, electricity in molten state or in solution phase, ठीक है। solution phase या molten state में they are going to be very good ये conductor of electricity as well as heat. They are good conductor of
electricity and heat in molten state and solution phase due to presence of एक मिनट थोड़ा ऊपर कीजिए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। mobile charge and heat carrying ionic species. यही कंडक्टिविटी वाला ही ना, या ऊपर वाला भी चाहिए? यहाँ सर कंडक्टिविटी वाला। Noted. यस सर। Yes, sir. The fourth property is there, or these compounds do not show isomerism. Isomerism क्या होता है? Do we have any idea about it? Ability. सर सेम कंपाउंड के डिफरेंट स्ट्रक्चर। बिल्कुल, एक एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म में प्रेजेंट होना इज आइसोमेरिज्म. एबिलिटी ऑफ, और it's we cannot say it's same compound, they are actually different compound sharing same molecular formula but different structural formula. Different compounds having same molecular formula but different
स्ट्रक्चरल arrangements. ठीक है, they are known as isomers and ionic compounds do not show isomerism. The reason is there is no directionality. Ionic compounds lack directionality, मतलब हर डायरेक्शन इनके लिए सेम होता है। तो अगर हर डायरेक्शन सेम है तो फिर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस कैसे हो सकते हैं? किसी भी डायरेक्शन में कोई भी चीज अटैच्ड हो, कोई भी आयन अटैच्ड होगा, जब अगर हर डायरेक्शन सेम है तो देयर इज नॉट गोइंग टू बी, और वो एक ही डायरेक्शन में तो अटैच्ड है नहीं, मल्टी डायरेक्शंस में अटैच्ड है। दैट इज नॉट द केस विद द अदर कंपाउंड्स, मतलब जिनके पास आइसोमेरिज्म होता है उनके साथ में ऐसा केस नहीं होता है। ठीक है, ionic compounds are non-directional and hence non-isomeric। ठीक है, there is a new word called, I mean, there is a new thing which I'm going to tell you, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमेरिज्म तो नहीं होता है इनके अंदर में, आइसोमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म इज एसोसिएटेड विद आयनिक कंपाउंड्स ओनली। आइसोमेरिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है? बेसिकली आइसोमेरिज्म जो होता है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एट सिंगल मॉलिक्यूलर लेवल देखते हैं हम लोग। ठीक है, आइसोमेरिज्म के टाइम पर हम लोग स्ट्रक्चर जो देखते हैं दैट वी सी एट अ सिंगल मॉलिक्यूल लेवल। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड्स में सिंगल मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक NaCl इन रियलिटी। ठीक है, पढ़ते हम लोग बचपन से आए हैं NaCl, बट NaCl एक सिंगल मॉलिक्यूल कभी होता ही नहीं है और हो ही नहीं सकता है। ठीक है, NaCl is always going to exist in a big bulk, right? बिग बल्क का मतलब बहुत सारे Na और बहुत सारे Cl एक साथ एग्जिस्ट करते रहेंगे, राइट, इन ऑर्डर टू मेक NaCl, बड़ा सा क्रिस्टल लैटिस। वेयर एज अगर कोई कोवैलेंट कंपाउंड है जैसे H2 या ऑक्सीजन O2, वो क्या होंगे? एक सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो वो जब सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उनके ऊपर एक सिंगल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का पैटर्न या तो सेम या फिर डिफरेंट होना है। अगर डिफरेंट हुआ, दो का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, तो दे बिकम आइसोमेरिक और आइसोमेरिज्म दे आर गोइंग टू एग्जिस्ट। ठीक है, बट ये आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं इनका एक सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, इट्स अ एंटायर रेगुलर पैटर्न लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें ये होता है आइसोमॉर्फिज्म में कि अगर हमारे दो चीजों का, दो अलग अलग कंपाउंड्स का, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दो अलग अलग कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फॉर्म या क्रिस्टलाइन लैटिस फॉर्म जो है वो मैच करे। ठीक है, क्या मैच करना चाहिए?
सेम क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा आप लोग के दिमाग में मे भी आएगा कि सर सब तो ऐसे ही रेगुलरली अरेंज होने वाले हैं ना। नहीं, ऐसे ही रेगुलरली अरेंज नहीं होने वाले हैं सब। कुछ ऐसे होने वाले हैं जिनमें 4 के बदले 6 नेबरिंग एटम्स होंगे। 4 वाला प्रेजेंट करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है एज अ टीचर हमारे लिए, तो हम लोग इस फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं, बट इट्स नॉट रियलिटी। ठीक है? और 4 के बदले 6 भी हो सकता है सराउंडिंग में, 8 भी हो सकता है सराउंडिंग में, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। सो इन, हाँ, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, और 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 4 तो देख ही रहे हो, 2 भी हो सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा अरेंजमेंट है, ये नंबर्स डिसाइड होते हैं। यहाँ पे 4 है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह पे 4 होगा। और वैसे उसके स्ट्रक्चर्स भी आप लोग को दिखाऊंगा मैं सॉलिड स्टेट चैप्टर में, नॉट हियर। इन सॉलिड स्टेट आई विल डिस्प्ले यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स which a ionic solid can exhibit. आइसोमॉर्फिज्म में होता ये है कि ये रेगुलर अरेंजमेंट जो है ना, ये डिफरेंट पैटर्न्स का होता है, सॉरी डिफरेंट पैटर्न्स का हो सकता है, बट जो आइसोमॉर्फिक कंपाउंड्स होते हैं उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी ये 3 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर जो होता है, दैट हैपेंस टू बी सेम, नंबर 1। दूसरा चीज जो उनका सेम होता है, फॉर्मूला सेम नहीं होता है, रादर क्या सेम होता है, फॉर्मूले का पैटर्न जो है ना वो सेम होता है। फॉर्मूले के पैटर्न का मतलब क्या हुआ? जैसे सो आइसोमॉर्फिज्म क्या है, पहले ये लिख देता हूं। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है एबिलिटी, और not ability, the existence, tendency to, tendency of different ionic compounds to different ionic compounds to exist in similar crystalline lattice arrangement is known as isomorphism। ठीक है? सो आइसोमॉर्फिज्म में क्या होगा, सिमिलर क्रिस्टलाइन लैटिस अरेंजमेंट रहेगा। दो डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स का, डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स का सिमिलर क्रिस्टलाइन लैटिस अरेंजमेंट रहेगा, एंड देन दे आर नोन एज आइसोमॉर्फिस और आइसोमॉर्फिक। ठीक है? और ऑब्वियसली देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन क्राइटेरिया और ये कंडीशंस जिसके बेसिस पर कोई भी चीज आइसोमॉर्फिक या कोई भी आयनिक कंपाउंड आइसोमॉर्फिक है कि नहीं, ये हम डिसाइड कर पाए। ठीक है?
Okay. So for binary compounds, binary compounds का मतलब क्या है? दो एटम्स के बीच में या दो एलिमेंट्स के बीच में बनने वाले कंपाउंड को वी कॉल बाइनरी कंपाउंड, लाइक NaCl, MgO, MgCl2, or maybe Na2O, or maybe NaF. These are binary compounds. ठीक है? This is example of binary compound. Example of binary compounds. ठीक है? These are not example of isomorph. So for binary compound, formula type of compound should be same. Formula type of compound should be same in order to exhibit isomorphism. ठीक है? So the first requirement is formula type has to be same or should be same. Second thing is size of cation and anion should be nearly same in two compounds. ठीक है? We are comparing actually two compounds when two binary compounds can have same crystalline lattice structure. ठीक है? इसमें है size of cation and anion should be nearly same in two compounds, two different compounds. ठीक है ना? एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इट कुड बी लाइक K plus and Na plus. How is their size difference? They extensively differ in size, right? Cannot form isomorphic compounds. ठीक है? Owing to their size difference. ठीक है? Whereas Na plus
Na plus Mg plus can form isomorphous compound due to similarity or almost same range of size due to similar size. Example is NaCl and MgS. They form isomorphic और isomorphous compound pair. ठीक है. That's it. Hmm. Done, sir. एक सेकंड. ठीक है. The next set of compounds having isomorphous structure, like anionic compounds, something like oxosalts. They are called as oxosalts. ठीक है. Oxosalts का मतलब क्या होता है? ठीक है.
जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया, एग्जाम्पल्स NaNO3, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। दीज आर ऑल्सो ऑक्सो सॉल्ट्स, ऑक्सो एसिड से ऑक्सो सॉल्ट्स बना है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिसमें OH बॉन्ड हो और ऑक्सीजन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक, या वो एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो किसी को, तो वी कॉल दोज एसिड्स एज ऑक्सा एसिड और ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। और उन ऑक्सो एसिड्स में H प्लस हट करके उसके बदले कोई आयनिक, जैसे सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस या पोटेशियम प्लस, ये सारे आयन्स आकर के अटैच होते हैं, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो दे आर नोन एज ऑक्सो सॉल्ट्स, दे आर गोइंग टू फॉर्म ऑक्सो सॉल्ट्स। जैसे NaOH H2SO4 में अगर रिएक्शन होता है, Na2SO4 बनता है। वो बनता कैसे है? H2SO4 का H प्लस जो है वो उड़ता है या हटता है, रिमूव होता है, एंड उस पर उसको रिप्लेस करता है Na प्लस, ठीक है। अब ये जो सॉल्ट बना है Na2SO4, दिस इज गोइंग टू बी अ ऑक्सो सॉल्ट, ठीक है। मेकिंग सेंस? So for oxo salts, in this there can be many more, such as NaClO3, या maybe NaClO4, etc. There can be many more, ठीक है। और the first and foremost condition for isomorphism is formula type of compound should be seen, such as easy NaNO3 and NaClO3 has same formula type, right? However, NaNO3 does not have same formula type as NaClO4. ये दोनों का सेम टाइप नहीं है, डिफरेंट फॉर्मूला टाइप्स, राइट? Yes, sir. और ये
ठीक है, और द नेक्स्ट पॉइंट इज atoms and ions should be of nearly same size. ठीक है, the last one is the structural unit of compound अच्छा, ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपाउंड जो होता है ना, जनरली अनायन से बनता है। ठीक है, और ये क्रिस्टलाइन वाले में की भी बात कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर जनरली अनायन से डिफाइंड होता है, ऐसा हम लोगों ने मान रखा है, बट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, देर आर सर्टेन क्रिस्टल्स जो कि कटायंस की ओरिजिनल लैटिस पे बनते हैं, एंड वी डिस्कस अबाउट देम इन दैट मैनर। सो यहाँ पर एक जनरल चीज है, इसलिए यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ कि अनायन या कटायन, बट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपाउंड शुड हैव अगर शुड हैव मतलब बेसिकली अगर यहाँ पर कहीं पर भी ये स्टेटमेंट आपको मिले, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपाउंड मेड अप ऑफ अनायंस should be, so you should not get confused कि ये छूट तो नहीं गया है। ठीक है, generally it is made up of anions or it is constructed out of anions, that is called the basis, but it's not always the case. There are certain times जब anions के बदले cations की lattice होती है। ठीक है, should have same structure। ठीक है, और should have same structure। ओके, नहीं, we are taking up some examples of isomorphic compounds। यहाँ पर इन दोनों के स्ट्रक्चर जो है, सॉरी, इन दोनों के ये सेम है, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला टाइप जो है वो सेम है, बट स्टिल दे आर नॉट आइसोमॉर्फस। ठीक है, क्यों नहीं आइसोमॉर्फस है? बेसिकली Na NO3 का स्ट्रक्चर जो है, Na NO3 माइनस जो है, सॉरी NO3 माइनस, ये वाला जो एंटिटी है ना, ये कोवैलेंट एंटिटी। ठीक है, और ClO3 माइनस भी कोवैलेंट एंटिटी है, इसके साथ Na प्लस इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है। जो भी लैटिस बन रही है उसमें ये पूरा चीज एक साथ फिट हो रहा है, एक यूनिट की तरह। नाउ इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है। तो अगर एक सिंगल आयन रहता है, सिंगल एटम से बना हुआ आयन रहता है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्फेरिकल इन नेचर।
ठीक है, लेकिन ये जो होंगे दे आर नॉट गोइंग टू बी स्फेरिकल इन नेचर, इनका ऑर्बिट शेप हो सकता है, ठीक है, जैसा भी होता हो ऑर्बिट शेप हो सकता है, डिफरेंट शेप हो सकता है, और ये अगर डिफरेंट शेप के हुए हैं तो हमारा सिमिलर अरेंजमेंट भी रहेगा, तब भी उसको आइसोमॉर्फस नहीं बोलते हैं, ठीक है। अनायंस अगर सिमिलर अरेंजमेंट है, अच्छा फिर यहाँ पर सिर्फ अनायंस ही डिफरेंट नहीं हो सकता, अगेन कटायंस भी डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे अमोनियम है NH4+, दिस इज एन अनायन जो कि एक स्ट्रक्चरल यूनिट बियर करता है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ये जो है और ये इन दोनों का स्ट्रक्चर कोवेलेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इन नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स। अभी के लिए लाइक हम ब्रॉडली ये समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपाउंड आइदर कटायन और अनायंस अगर डिफरेंट हो रहे हैं then we cannot have same structure, ठीक है, structural unit of compound must be same in order to make it isomorphous। तो इस रीजन से हमारा NaNO3 जो होता है despite of having similar formula or type, these two are non-isomorphous, they are not isomorphous, ठीक है। Furthermore, there is another set of compounds, barium sulfate and KMnO4, ठीक है, these compounds are isomorphous, fine, फॉर्मूला टाइप सेम है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट भी सेम होता है, MnO4 और SO4 इन दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है SO4 2- का स्ट्रक्चर और MnO4- का स्ट्रक्चर दैट इज सेम, ठीक है, इसका ये दोनों कोवैलेंट है और इनका स्ट्रक्चर सेम है। अच्छा जैसे यहाँ पे मैं बता रहा था सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम पर क्लोरेट, तो ये दोनों का डिफरेंट फॉर्मूला टाइप है, लेकिन अब यहाँ से अगर देखते हैं हम लोग तो क्या है, बैरियम सल्फेट या फॉर दैट मैटर बैरियम सल्फेट ले लें या कैल्शियम सल्फेट ले लें और NaClO4 ले लें, ठीक है, इन दोनों का फॉर्मूला टाइप कैसा रहेगा, एट दे विल हैव सेम फॉर्मूला टाइप, आर वी गेटिंग दिस पॉइंट। हेलो, Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब किन के ऑक्सी सॉल्ट्स में क्या होता है स्ट्रक्चर वगैरह, ये आप लोग को कोवैलेंट कंपाउंड्स के टाइम पे मैं बताऊंगा, देन ये चीजें आपको इजी हो जाएंगी समझने के लिए। और अभी आई कैन अंडरस्टैंड ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है, बट वी कांट डू मच इनटू दिस, मतलब कहीं से एक जगह से शुरू करना होता है, या तो आयनिक से शुरू करो या कोवैलेंट से शुरू करो, कोवैलेंट से शुरू करेंगे तो आयनिक कैरेक्टर जब इंट्रोड्यूस होएगा देयर वी आर गोइंग टू फेस इश्यूज, तो किसी एक को अगर पढ़ के रखते हैं तो दूसरे वाले को समझने में आसानी होती है, यहाँ पर सिर्फ यही एक पॉइंट है जिसमें कोवैलेंट की यूसेज हो रही है, ठीक है, आयनिक का यूसेज कोवैलेंट के कैरेक्टर्स को डिस्कस करने के टाइम पर ज्यादा ये क्या बोलते हैं ऑफनली पढ़ते रहेगा, देयरफॉर उसको जनरली बाद में ही हम लोग करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज
then the next thing is ZnSO4 dot 7H2O and FeSO4 dot 7H2O. These are, this is known as white vitriol. This is known as green vitriol. ब्लू विट्रॉल क्या होता है? CuSO4 copper sulfate. 5H2O is blue vitriol. सिर्फ कॉपर सल्फेट नहीं, ये .5H2O 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेटेड वाटर होना जरूरी है, अदरवाइज ये ब्लू विट्रॉल नहीं होगा। इसका कलर बहुत 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 ही फेंट ब्लूइश होता है। इट इज ओनली आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इट बिकम्स स्लाइटली मोर ब्लूइश। ठीक है, तब इसको ब्लू विट्रॉल हम लोग बोलते हैं। इसको पानी में घुला देंगे तो और ब्लू हो जाता है, मतलब और ज्यादा पानी डाल देंगे तो इट विल बिकम more bluish. So these are isomorphous and this is not going to be isomorphous with these things, not same formula type. Okay, so विट्रॉल नाम होने से वो कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, that won't become isomorphous with them. ठीक है, further all alums, alums क्या होते हैं पता है? Can we name some trivalent cations? ठीक है, इज इट ओके? सो यहाँ पर इनमें से कोई भी हो सकता है, यहाँ पर इनमें से कोई भी हो सकता है। वन ऑफ द वेरी कॉमन वेरिएंट ऑफ एलम इज पोटास एलम। हैव यू हर्ड ऑफ इट? सुना है Yes, इसका sir. नाम? इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है,
हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं फिटकरी। ठीक है। Yes, sir. यस सर। हमेशा बार्बर शॉप पे अवेलेबल रहता है, छोटे वाले, बड़े वाले लोग नहीं रखते हैं, या रखते भी हो पता नहीं। छोटे वाले तो हमेशा रखते हैं। दिस इज अ गुड, I mean, can be used as antiseptic at times. It can be used as ये coagulating agent as well. Coagulating agent मतलब डस्ट पार्टिकल्स को कलेक्ट करने के लिए, पानी को फ्रेशन करने के लिए, वाटर फ्रेशनिंग एजेंट की तरह भी हम यूज करते हैं इसको। ठीक है ना? यस सर। Okay. So just for a info, Na2CO3 and Na2SO3, they are non-isomorphous. ठीक है, they are not isomorphous. Non-isomorphous. ठीक है, इसके पहले मैंने क्या बताया था, एक और एग्जांपल लिया था, NaNO3 and NaClO3। चार कंपाउंड्स हमारे पास चाहिए, तो अलग वेरिएंट हो गया, Na2NO2 हो गया, ये NaNO। ठीक है, चलेगा। I wanted to have some comparison, but that's not possible. डाइकैटायनिक डाई वैलेंट अनायंस है मेरे पास यहाँ पे, और वहां पे मोनोवैलेंट है, सो दे कैन बी कंपेयर्ड। ठीक है। और the next thing about ionic compounds is their reactions. Reactions involving ionic compounds are fast to very fast in nature due to due to mm, due to primary due to primarily involvement of involvement of the exchange of ions, change of ions and during these reactions. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
AgNO3 एक्चुअली ये एक्सेप्शन रिएक्शन है बट ठीक है. NaCl giving us NaNO3 plus AgCl. ठीक है. सी अगर AgCl यहाँ पर प्रेसिपिटेट नहीं होता तो ये रिएक्शन नहीं हो पाता. जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझेंगे, इसलिए मैंने बोला ये दिस इज एक्सेप्शन रिएक्शन. ठीक है. वी कैन हैव अनदर सेट ऑफ रिएक्शन लाइक ये नॉर्मल रिएक्शन होगा कॉपर सल्फेट रिएक्टिंग विद मे बी जिंक क्लोराइड. ठीक है. टू प्रोड्यूस and both of them are going to be aqueous. यहाँ पर भी aqueous रहेगा ZnCl2 aqueous and CuCl2 aqueous. Cystopans. These reactions are going to be quite fast in nature. ठीक है. The color of AgCl is white. AgBr is pale yellow. AgBr is pale yellow. And AgI is yellow. ठीक है. Just for info. The seventh point is solubility of ionic compounds. ठीक है. तो पहला चीज ये होता है ionic compounds are soluble only in polar solvents. ठीक है. अगर सॉल्वेंट पोलर नहीं है तो ये आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व ही नहीं होंगे. दे आर इनसॉल्युबल. अब पोलर अनपोलर क्या है, दे आर वो भी बता देता. इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. ठीक है. पोलर सॉल्वेंट आर दो सॉल्वेंट्स जिनके अंदर में बॉन्ड पोलैरिटी हो. बॉन्ड पोलैरिटी. ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर बॉन्ड पोलैरिटी हो उनसे बना हुआ जो सॉल्वेंट होता है दैट इज कॉल्ड पोलर सॉल्वेंट. और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसका नेट पोलैरिटी 0 होता है और बॉन्ड पोलैरिटी जो हो वो काफी कम लेवल का हो, बहुत कम लेवल का. ठीक है. यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट का बॉन्ड पोलैरिटी विल बी देयर, विल बी you can say fair, and मॉलिक्यूल पोलैरिटी जो होगी मॉलिक्यूलर पोलैरिटी, मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट और मॉलिक्यूलर पोलैरिटी विल बी हाई. नॉन पोलर वाले में क्या होगा, बॉन्ड लेवल पोलैरिटी क्वाइट लो और एटलीस्ट लो. ठीक है. मॉलिक्यूल
level dipole moment or polarity almost zero. In fact, zero, almost zero नहीं, polarity is zero. Okay. सर एक मिनट. डन सर. और एक चीज होता है, लाइक पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं, जिनके अंदर डायपोल मोमेंट, मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट या मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है, इनका एक और प्रॉपर्टी होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है. ये प्रॉपर्टी का काम क्या होता है वो मैं 2 मिनट में बताता हूँ आप लोग. इनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट इज हाई. इनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो लो होता है, ठीक है. बट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम क्या होता है? सो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम ये होता है कि जैसे हम लोग ये फॉर्मूला देते हैं ना, फोर्स इलेक्ट्रिकल चार्ज के बीच में Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, यही बताया मैंने. एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर. राइट, याद है? हेलो. यस सर. वेरी गुड. Yes, sir. तो ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना, ये गैसियस मीडियम या फ्री स्पेस के लिए होता है. आउटर स्पेस में अगर हम जाते हैं तब हमारा फॉर्मूला इससे, या फिर अगर हम अभी जैसे कोई भी दो चार्जेस को यहाँ पर एयर में रखते हैं तो फिर हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एयर और फ्री स्पेस दोनों का लगभग सेम है वैल्यू, ठीक है. लेकिन और किसी मीडियम में रखते हैं, जैसे पानी के अंदर हम दो चार्जेस को लेकर के डाल दिए, या हनी के अंदर दो चार्जेस को लेकर के डाल दिए, तो क्या उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा, डिफरेंट हो जाएगा? एक्चुअली डिफरेंट हो जाता है, ठीक है. कितना डिफरेंट होता है? तो ये ई नॉट जो है दैट गेट्स रिप्लेस्ड बाय, इन रियलिटी ये जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. ठीक है. और हमारे एयर और फ्री स्पेस के लिए ER की वैल्यू होती है 1. ये E0 की वैल्यू तो सेम रहती है, बट
डिपेंडिंग अपॉन क्या मीडियम हम यूज कर रहे हैं, ये ER की वैल्यू चेंज होती जाती है। फ्री स्पेस और एयर दोनों के लिए ये ER की वैल्यू 1 रहती है। वाटर के लिए दिस वैल्यू इज 81 हाईएस्ट, ठीक है। हनी के लिए दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी क्वाइट लो, मे बी 1 2, नॉट 1 2 बट हाँ 2 के आसपास, या मे बी 1.2, 1 से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा, इस रेंज का रहेगा हनी। कोई और कंपाउंड सोचते हैं, जैसे मे बी आप लोग ले सकते हैं एसीटोन वगैरह। एसीटोन वगैरह का 20-22 के रेंज में रहता है। एसीटोन इज द CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सो अलग अलग कंपाउंड्स का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा हो गई, तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जैसे एयर में अगर हम Na और Cl को रखे हुए हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। एंड द मोमेंट आई ब्रिंग देम इनसाइड वाटर, ठीक है, इनके बीच में वाटर को डाल दिया, राइट, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अचानक से क्या हो जाएगा, 81 टाइम्स कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। क्यों 81 टाइम्स कम हो गया? क्योंकि इन दोनों के बीच में वाटर आ गया, राइट। हेलो, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 81। अगर और किसी का सॉरी, और किसी का इससे बेटर नहीं है, बाकियों का तो इससे कम ही है। अच्छा, आप लोग का आज फिजिक्स का भी लेक्चर है क्या 9:45? यस सर। ओके, ठीक है ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज हाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज लो। ओके, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने, जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा उसके अंदर आयनिक बॉन्ड्स की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, ज्यादा वीकन हो जाएगी। और जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो है उनमें क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयनिक ions will not decrease significantly, वीक नहीं होगा बहुत ज्यादा, राइट। The holding of ions will be as strong as it was initially. Fine. Let us move a bit ahead. Polar solvents have higher dielectric constant than non-polar solvents. ठीक है, ionic compounds sorry, force of attraction
between ions, force of attraction between ions decreases significantly if they are put in polar solvents. ठीक है, due to their higher dielectric constants. So अगर bonds weaker हो गया, now it will become force of attraction decrease किया, यानी bonds भी weaker हो गए, bonds weaker हो गए, attractive pull अगर weak हो गया, तो उनको ब्रेक कर पाना हमारे लिए easier task होएगा, isn't it? Do we think so? Yes, sir. ठीक है ना? So अब इसके बाद फिर क्या होता है, एक तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेंड हुआ, उसके बाद फिर सॉल्वेशन प्रोसेस चालू होता है. अपार्ट फ्रॉम दीज पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर सॉल्वेंट्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो हाई हुआ, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस को इन्होंने कम कर दिया. अब पोलर मॉलिक्यूल्स में एक साइड डेल्टा पॉजिटिव और एक साइड डेल्टा निगेटिव भी रहेगा, राइट? जो हमारे आयंस के पॉजिटिव और निगेटिव आयंस को सराउंड करना चालू करेंगे. पॉजिटिव वाले को ये सारे डेल्टा निगेटिव वाले जो होंगे पार्ट, ये डेल्टा निगेटिव वाले पार्ट, ठीक है, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ऐसे बनाते हैं. ये, ये, ठीक है. अब इन सबका डेल्टा पॉजिटिव कहाँ रहेगा, इनसे दूर रहेगा, राइट? बात समझ में आ रही है? यहां पर क्या रहेगा, सब में डेल्टा निगेटिव रहेगा. Am I making sense? Yes, sir. Very good. और ये निगेटिव एंड ऑफ डाइपोल और पॉजिटिव आयन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, इससे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है. सिमिलरली यहां पर क्या होगा, उल्टा होगा. यहां पर क्या रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव,
This is delta negative, delta negative, delta negative, delta negative, delta negative. ठीक है. So the next step, what happens is the polar molecules are molecules of solvent gets attracted towards cations and anions such that cation is surrounded by anionic polarity of the bond of the polar molecule. Polar molecule. A polar solvent molecule. Polar solvent molecule also anion is similarly surrounded by cationic polarity of polar solvent molecule. The energy. अच्छा, ये चीज मैंने पहले भी बताया है क्या आप लोगों को? हेलो. The energy evolved during एक सेकेंड. द एनर्जी इवॉल्व के पहले this interaction of ions with polar solvent molecules is known as solvation. ठीक है.
also if the solvent is water, the process is known as, and you can write it like this, solvent का नाम और process, solvent water होता है, प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हाइड्रेशन। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, आई हैव टू, प्रोसेस इज नोन एज, ये जब वाटर रहता है वी कॉल इट हाइड्रेशन। ठीक है, दूसरे सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल्स वगैरह रहते हैं तो उसको हाइड्रेशन नहीं बोलते हैं, उसको अल्कोहलेशन। ठीक है, जिसमें डिसॉल्व हो रहा है उसका एशन होता है। हाइड्रा इज हाइड्रेशन, बाकी कोई चीज जो भी रहेगा उसके हिसाब से उसका नाम ये कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा दिस इज जस्ट हाफ प्रोसेस, मेनी टाइम्स होता क्या है, अच्छा अभी हाफ प्रोसेस नहीं, अभी तो प्रोसेस चालू ही किया है, बताना पूरा अभी मैं बता देता हूँ सो दैट मुझे फिर से आयनिक के टाइम पर बताने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट चीज ये होता है, ये जो नया इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है, हेलो सारे लोग सुन पा रहे हैं ना? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. ओके, Yes. एंड मनीष का लेक्चर 45 से है, राइट? Yes. ओके, ठीक है, मुझे 10 मिनट और लगने वाला है। इंटरेक्शन ऑफ आयंस विद पोलर सॉलिड मॉलिक्यूल इज सॉल्वेशन, और this interaction of polar solvent molecules and ions releases or evolves energy. This energy is known as solvation energy। ठीक है, अब होता ये है कि कोई भी आयन अगर हम डालेंगे, कोई भी सॉलिड अगर हम डालेंगे, आयनिक सॉलिड डालेंगे, कुछ ना कुछ सॉल्वेशन एनर्जी तो रिलीज होने ही वाला है, क्योंकि ये इंटरेक्शन तो उसमें होगा ही होगा। ठीक है, ये वाला इंटरेक्शन तो होगा ही होगा, बट वही आयनिक सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर में डिसॉल्व करते हैं, जिसमें इस प्रोसेस में रिलीज होने वाली जो एनर्जी है, जैसे ये इंटरेक्शन हुआ और ये इंटरेक्शन हुआ, इन दोनों इंटरेक्शन में जो टोटल एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी यहाँ पर तो पेयर ही दिखाया है, बट यहाँ ये चारों तरफ से घिरा हुआ है ना पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से। ठीक है, और नेगेटिव आयन सिमिलरली पॉजिटिव आयन से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इनके बीच में जो ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या ओवरऑल एनर्जी जो इस सिस्टम में स्टोर्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन के सिस्टम में स्टोर्ड है, उस पूरी एनर्जी को ओवरकम करने इतनी अगर एनर्जी ये लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मिल करके ये सॉल्वेशन प्रोसेस में उतनी एनर्जी अगर नहीं मिलकर प्रोवाइड कर पाते हैं, तो हमारा आयनिक सॉलिड जो होगा वो इस सॉल्वेंट के अंदर में डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अगर
ये सारे पोलर जो अटैचमेंट्स हो रहे हैं ये मिल करके इतना सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर दें कि पॉजिटिव निगेटिव आयन की जो लैटिस है उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, लैटिस एनर्जी जो है, उससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दें सो दैट आयंस एक दूसरे से अलग हो जाए। ठीक है, और एग्जैक्टली लैटिस एनर्जी इतनी एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है। लैटिस एनर्जी की एनर्जी तो खुद ही कम हो चुकी होती है क्योंकि वो सॉल्वेंट के अंदर में है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स कम हो गया है। जैसे एयर में लैटिस एनर्जी अगर शो हो रहा है हमारा 700 किलो जूल्स, ठीक है, तो वाटर के अंदर उसको जैसे ही डालेंगे वो 80 टाइम्स या 72 720 किलो जूल्स है तो वो 80 टाइम्स कम हो जाएगा, राइट? हो जाएगा ना, ये फॉर्मूला के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी जो है Q1 Q2 इंटू 4 पाई r² एप्सिलॉन नॉट है। ये एप्सिलॉन r आ गया, यहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट के बदले एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट रहेगा। तो ये अगर एप्सिलॉन r 80 आ गया, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना कम हो जाएगा? 80 टाइम्स कम हो जाएगा। तो अगर पानी में डाल दिया, अगर हम एक नॉर्मल आयन NaCl 720 किलो जूल्स है उसका एयर में लैटिस एनर्जी, और उसको वाटर में डाल दिया तो वो कितना हो जाएगा लैटिस एनर्जी उसका? 9 किलो जूल। ठीक है, 80 टाइम्स लोअर। तो पहले तो हमको वहां पर एक बेनिफिट मिल गया, दूसरा यहां से हमको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब इस फॉर्मेट में एग्जैक्टली नहीं देखते हम इसको, चलिए ये जो अमाउंट कम होता है ना, 80 जो टाइम्स डिक्रीज हुआ, उसको भी हम अकाउंट करते हैं इसी एनर्जी के थ्रू। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, ये जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे ना, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक्स के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेगा किया जाता है, तो फिर आपको ये क्लैरिटी मिलती है एनर्जी टर्म्स का एग्जैक्टली। अभी हम ये बोल सकते हैं या समझ सकते हैं कि जितना मेहनत हमको वो एयर में करना पड़ता 720 किलो जूल्स प्रोवाइड करने में, अभी हमको वाटर के अंदर बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा, ओनली इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 9 किलो जूल्स एब्सोल्यूट लेवल का हमको करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, सो दैट दे कैन ब्रेक अपार्ट। मेकिंग सेंस? सो इस लेवल का एक्चुअली इनके बीच का एनर्जी कम हो गया है, और ये आयन, ये पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये पॉजिटिव आयन के साथ इंटरेक्ट करके और निगेटिव आयन के साथ इंटरेक्ट करके दे आर they will be generating some amount of energy if that energy happens to be higher than the lattice energy of the ionic system। ठीक है, तो आयनिक सिस्टम जो है वो ब्रेक अपार्ट कर जाता है, पॉजिटिव आयन अलग, निगेटिव आयन अलग हो जाता है, एंड वी से दैट द आयनिक सॉलिड हैज गॉट डिसॉल्व्ड। ठीक है, सो डिसोल्यूशन जो प्रोसेस होता है आयनिक सॉलिड का, दैट इज बेसिकली separation of positive and negative ions from ionic crystal, ठीक है, and getting fully solvated by the solvent molecules। ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का आयंस को सराउंड करना इज कॉल्ड सॉल्वेशन, राइट? इंटरेक्शन ऑफ आयन विथ पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज नोन एज सॉल्वेशन। सॉल्वेशन क्या है? आयंस का, एकदम सिंपल वर्ड में अगर इसको लिखना है तो हम लिख सकते हैं आयंस गेटिंग, इंटरेक्शन ऑफ आयंस, ये भी सेम ही चीज है, आयंस गेटिंग सराउंडेड बाय ions getting surrounded by polar solvent molecules and the interaction between them। ठीक है, समझ में आ रहा है हम लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दैट इज सॉल्वेशन। एंड
डिसोल्यूशन क्या होता है? If lattice energy of ionic solid is less than solvation energy, then the solid lattice breaks apart. ठीक है, leading to dissolution of solid into liquid. ठीक है, सो डिसोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? डिसोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड should be less than हाइड्रेशन या सॉल्वेशन एनर्जी. ठीक है, सॉल्वेशन एनर्जी और अगर लैटिस एनर्जी तो डिसोल्यूशन हो जाएगा. अगर लैटिस एनर्जी आयनिक सॉलिड इज ग्रेटर देन सॉल्वेशन एनर्जी तो क्या होगा? नो dissolution. ठीक है, that means lattice will not break apart. That is ionic lattice will not break apart. ठीक है, फर्दर मोर एक और चीज इसमें ऐड कर दूं, एक और कंडीशन. ठीक है, एक्चुअली सब पार्ट ऑफ दिस ओनली, नॉट अ डिफरेंट थिंग. इसी का एक सब पार्ट रहेगा पहले वाले का. नो डिसोल्यूशन प्रोसेस. ठीक है, देखो सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा हुआ तो लैटिस ब्रेक कर गया. ठीक है, डिसोल्यूशन मींस ब्रेकिंग ऑफ लैटिस, आयनिक लैटिस विल ब्रेक. ठीक है, अब मान लो सॉल्वेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो गया लैटिस एनर्जी से. ठीक है, अब लैटिस को ब्रेक करने के बाद भी देयर इज सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज देयर, और देयर इज सिग्निफिकेंटली एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तब क्या होगा? तब एक नया चीज होने लगता है. ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है खुद को बर्बाद करने लगता है. क्या करता है? वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिला ना, उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स खुद ब्रेक करने लगते हैं. मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेट करने के बाद आयंस के, उसमें से जो बहुत ज्यादा एनर्जी निकली, कुछ एनर्जी यूटिलाइज हो गया इन आयंस को ब्रेक अपार्ट करने के लिए, ये हो गए अलग अलग.
उसके बाद भी एनर्जी अगर सफिशिएंट अमाउंट में रहती है, और काफी केसेस में रहती है, ठीक है, तो ये जो आयन है ना, सॉरी, ये जो पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ना, ये पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल खुद ब्रेक करने लगता है। गेटिंग द पॉइंट? एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वोलाइसिस। क्या बोलते हैं? सॉल्वोलाइसिस, ब्रेकिंग डाउन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ब्रेकिंग डाउन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। Solvent molecules will break down into two parts. The process is known as solvolysis. Making sense? यस सर। ठीक है। ये कब होगा? यस सर। जब सॉल्वेशन एनर्जी will be in much excess compared to the required energy in order to break the lattice energy. ठीक है। और अब उसमें ये होता है कि अगर वाटर में होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, अल्कोहल में होता है तो अल्कोहोलाइसिस, 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 ठीक है। लाइसिस का मतलब ब्रेकिंग डाउन होता है, पायरोलिसिस में फायर से ब्रेक डाउन करना या हीट से ब्रेक डाउन करना, हाइड्रोलिसिस वाटर से ब्रेक डाउन करना, सॉरी वाटर का ब्रेक डाउन करना। हाइड्रोलिसिस में वाटर खुद ही ब्रेक डाउन होता है, अल्कोहोलाइसिस में अल्कोहल ब्रेक डाउन होता है। दो पार्ट्स, दो सेगमेंट, दो पोल्स में वो सेपरेट होते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है? सो वो कब होगा? व्हेन लैटिस एनर्जी इज मच मच लेसर देन लैटिस एनर्जी आयनिक सॉलिड is much less than solvation energy, ठीक है। तो क्या होने लगेगा? सॉल्वोलाइसिस, ठीक है। अब इसका डिटेल्स जो लिखने वाला है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिखवा दूंगा, और इसके ऊपर कुछ ट्रेंड्स एंड फैक्टर्स वगैरह हम लोग को पढ़ने हैं, वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डन विथ दिस सॉलिबिलिटी पार्ट, एंड ये हो गया तो हमारा एक मेजर आयनिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ एक ही चीज बचता है, फजान्स रूल, आयनिक में कोवैलेंट कैरेक्टर की स्टडी, तो वो दोनों कर लेंगे हम लोग, एंड देन वी विल बिकम फ्री। उसके बाद एक तीसरा चीज नेक्स्ट डे जो करेंगे, सो वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग, फजान्स रूल, एंड देन आई विल बी डूइंग फॉर्मल चार्जेस, ठीक है। फॉर्मल चार्जेस पढ़ाने के बाद फिर आई विल बी मूविंग इनटू कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है ना। सो एक सेकेंड मैं अपने लिए लिख लूं, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगा। All I need to cover is 18. First thing, solubilisis, the trend of hydration, Poisson's rule, and then formal charges. ठीक है, इसके बाद फिर I'll start with covalent bonds. Covalent bonds are like काफी होते हैं, ये थोड़ा लंबा है, 3-4 theories पढ़नी है, and they are quite detailed theories. You will come to understand how the orbital overlapping takes place in VBT, valence bond theory. Resonance पढ़ना है उसके अंदर में, hybridization सीखना है, एंड दो बेसिक थियरी है वैसे पर, एक है और एक ये है अपना लेविस थियरी। लेविस थियरी आर लाइक दीज आर वेरी बेसिक थियरीज, इनके ऊपर में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। कुछ इनका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट नोटेशन देते हैं वो हमारी चीजों को काफी सिंप्लीफाई कर देता है, एटलीस्ट बच्चों को समझाने के पर्पज से।
उनको क्लियर मतलब थोड़ा सा विजुअल एस्पेक्ट प्रोवाइड कर देता है, क्लियर विजुअल एस्पेक्ट, दैट्स इट। बाकी लेविस थ्योरी इज ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट, कुछ ज्यादा इसका यूज नहीं है। इसका यूज खाली एक ही जगह पर है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, तो पढ़ेंगे तो हम लोग लेविस को वहां पे, बट आयनिक बॉन्ड्स के लिए थोड़ा सा साइड में मैं बता दूंगा, ये सिर्फ इन्हीं के लिए वैलिड है। पॉजिटिव और कटायन और अनायन जो बनते हैं ना, ऑक्टेट रूल्स को फॉलो करते हैं हमेशा, और इनके लिए वैलिड होता है। कोवैलेंट के लिए ये लगभग बहुत ही लिमिटेड केसेस में वैलिड है। And then finally molecular orbital theory. So this is going to be like I think mostly पूरा next week जो होगा will be dealing with covalent bonds, and उसके अगले वाले week में will be dealing with metallic bonds and secondary bonds, and next week में bonding will get over. Next to next week by 15th bonding will get over. ठीक है, यस गुड। कुछ लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया, अनुश्रेष्ठ आपने किया था कल इन्फॉर्म? हेलो हाँ, हेलो, अच्छा हाँ किया था, अनुश्रेष्ठ ने भी किया था, गुड, नाइस टू सी योर इंफॉर्मेशन। संदीप का है, हाँ संदीप का भी है, और दीप का आया है क्या? दीप का भी आया है, गुड। पहली बार सबकी सारे, हाँ नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पहली बार सारे लोगों का आया है अपडेट, तो मुझे कल काफी अच्छा लग रहा था। न्यू ईयर में एक न्यू चेंज देखने को मिला मुझे, आई वॉज क्वाइट हैप्पी। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम सारे लोगों ने मुझे अपडेट किया कि क्या क्या पढ़ाई करी आप लोगों ने। इसी तरह से डेली अपडेट भेजो, आपको भी पता चलेगा कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हो और कितनी मस्ती कर रहे हो। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे। 5-7 मिनट का ब्रेक ले लो फटाफट, फिर मनीष का लेक्चर अटेंड करो। और अभिषेक, गौतम, आपको 11:15, 11:15 में आप आ जाओ सेंटर पे। नहीं लेटेस्ट भाई 11:30 आ जाना। हेलो, हेलो, अभी आ रही है मेरी आवाज? हेलो, यस सर यस सर हाँ गौतम मैं ये बोल रहा हूँ, आप 11:15 11:30 तक सेंटर पे आ जाना। ठीक है, ओके सर ओके बच्चा, चलो, बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे। बाय सर बाय सर बाय सर